ओ वर्दी वालों मेरी इतनी सी बात याद रखना, याद रखना। ओ वर्दी वालों मेरी इतनी सी बात याद रखना, याद रखना। बेगुनाहों पे तूने लाठी जो उठाई, माँ बहनों को गाली जरा भी दी भाई, तो तेरे पाप तेरे बाल बच्चों को पड़ेगा भोगना, पड़ेगा भोगना। वादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जवानों की शहीद करने वाला गैंगस्टर आतंकवादी विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खाकी, खादी और सियासत का एक घालमेल या एक नमूना कह सकते हैं विकास, जिसका नाम विकास दुबे है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, कानून के आतंक का राज है। अपराध उन्मूलन के नाम पर सरकार पुलिस को अपराधी बना रही है। कानून को कानून से चलाया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून के आतंक से प्रदेश को चलाया जा रहा है। लेकिन कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश को कानून के आतंक से नहीं चला सकती और नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन यूपी में ऐसा ही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद गरीबों, मजलूमों, महिलाओं, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ पुलिस को खुली छूट दे दी गई। विकास दुबे इसी पुलिस के अपराधी होने का नतीजा है। पूरा थाना उसके अधीन था, उसके खिलाफ शिकायतें रहीं, लेकिन 19 बरस से वो सियासी संरक्षण में अपराध कर रहा था और बेखौफ घूम रहा था। हर दल में उसके साथी, उसके संरक्षक मौजूद थे। थाना का पूरा थाना उसके लिए मुखबरी कर रहा था। ऐसे घटनाएं अक्सर हम लोग फिल्मों में देखा करते हैं कि पुलिस के खिलाफ पुलिस का ही अमला खड़ा हो जाता है और वो किसी भी डॉन को या गैंगस्टर को या आतंकवादी को पुलिस की दबिश की खबर देता है। कानपुर में यही हुआ। विकास दुबे को खबर पुलिस वालों ने ही दी। थाना उनकी मुखबरी कर रहा था, लेकिन मजलूमों, बेबसों, दलितों और मुसलमानों पे कार्रवाई करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस इन पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं कर रहे जो 8 पुलिस वालों की शहादत की जिनकी वजह से हुई। और सच तो यह है कि उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। विकास दुबे ने तो साफ कहा कि भाजपा के 2 विधायकों ने उन्हें बचाया। सवाल ये भी है कि 3 साल पहले जब विकास दुबे ने ये बयान दिया था पुलिस को, तब पुलिस और प्रशासन ने इन संबंधों की पड़ताल क्यों नहीं की थी? पहले सुने विकास दुबे ने 3 साल पहले क्या कहा था। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों ने समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना।
तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों को बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम निकाला जाए। यूं तो देश भर में पुलिस की जो छवि गढ़ी जा रही है या गढ़ी गई है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन विकास दुबे के मामले में तो उत्तर प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों कटघरे में है। 19 साल पहले भाजपा के ही सरकार में, भाजपा तब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सत्ताधारी दल के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुसकर मौत के घाट उतारने वाला अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी अगर अभी भी छुट्टा घूम रहा है तो ये समझने के लिए काफी है कि इसे कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, विकास दुबे की बादशाहत हमेशा कायम रही, उसका जलवा बरकरार रहा, उसका दबदबा बरकरार रहा। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद इसी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर विकास दुबे ने जमीन की सौदेबाजी को अपना मुख्य कारोबार बना लिया था। कीमती जमीनों के मालिकों को धमकाकर कम कीमत में खरीद लेना विकास का धंधा था। राजनीतिक संरक्षण देने वालों ने भी इसका फायदा उठाया। अपराध और राजनीति में दखल रखने की वजह से विकास के साथ लुका छुपी का खेल बहुत दिनों से चल रहा था। जब वह सत्ता पक्ष के नेता के करीब होता तो खुलेआम अपनी हनक दिखाता, जब उसे किसी नेता का साथ नहीं मिलता तो वो छिपकर वार रहता। लगभग 19-20 सालों से वह इसी तरह की जिंदगी जी रहा। इन 19-20 सालों में कई मामलों में जेल भी गया और जमानत पर छूटता भी गया। विकास दुबे का खौफ कुछ ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में शिवली कोतवाली के अंदर 2001 को प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी गई। विकास दुबे आरोपी बना। विकास दुबे के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की हो गई, लेकिन तमाम गवाह मुकर गए। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल योगी आदित्यनाथ पर भी उठ रहे हैं। उनके दावे सवालों में अपराधियों को सरेआम धमकाने वाले योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि अपराधी रहेंगे या मारे जाएंगे। मुठभेड़ हुए भी, लेकिन कई पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप भी लगा। कई मामले अदालतों में भी चल रहे हैं फर्जी मुठभेड़ के, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी चल रहे हैं, और पुलिस के रवैये के खिलाफ मानवाधिकार आयोग ने भी जवाब तलब कर रखा है। पुलिस वाले ठाई ठाई करने लगे। हमने तस्वीरें देखी, जब बुलेट खत्म हो गया तो पुलिस वाले ठाई ठाई करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सब इन सारे ठाई ठाई के खेल में कोई बड़ा अपराधी, दुर्दांत अपराधी नहीं मारा गया। विकास दुबे जैसे लोगों का नाम उस सूची में नहीं था। मारे गए छुटपुइये अपराधी जाति धर्म को देखकर ही मुठभेड़ किए गए। सवाल यह है कि विकास दुबे जैसे लोग क्यों और कैसे बचे। जिन्होंने हिस्ट्री शीटर की सूची बनाई, उन्होंने अगर विकास दुबे का नाम इसमें शामिल नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नाम शामिल किया गया और सत्ता में बैठे लोगों ने उसे बचाया तो उसका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। ठीक ही सवाल उठा रही समाजवादी पार्टी के विकास दुबे के फोन कॉल की डिटेल्स सार्वजनिक कर दिए जाए कि किस नेताओं के साथ उसके क्या क्या संबंध रहे थे। साथ में सारी बातें सामने आ जाएंगी। और यूपी पुलिस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं।
सीए और एनआरसी का विरोध करने वाले जब प्रदर्शन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने वाली ये पुलिस गैंगस्टरों को बचाने में लगी रही। पुलिस के राज भी सामने आ रहे हैं, खुल रहे हैं, पुलिस की मदद की बात सामने आई है। इसका जिक्र तो मारे गए डीएसपी देवेंद्र शर्मा ने भी अपने पत्र में किया है। इसी साल मार्च में एसएसपी को पत्र लिखकर विकास दुबे और थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी की साठगांठ की बात भी कही। उन्होंने उस पत्र में कई सवाल उठाए थे जो पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के एसएसपी को लिखे पत्र के वायरल होने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने तत्कालीन एएसपी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर मांग की है कि घटना की जांच की जाए। क्षेत्राधिकारी ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और विकास दुबे के लिए पूरी जानकारी एसएसपी को दी थी, लेकिन एसएसपी ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब उसके घर को ढा दिया गया है। अब कई सवाल पुलिस वालों के शहीद होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके घर को ढाया गया है, हालांकि उसे भी कानूनन गलत माना जा रहा है कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई अवैध कब्जे निर्माण हो उसे तो गिराया जा सकता है, लेकिन किसी वैध घर को नहीं ढाया जा सकता है। लेकिन पुलिस का अपना तर्क है, अपना दावा है कि वहां बंकर बने हुए थे और दीवारों में हथियारें चुनवा कर रखने की बात पता चली थी, इसलिए उसके घर को ढाया गया। उनकी गाड़ियों को जेसीबी से बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ कर डाला गया, जो अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो तर्क दिया है उसमें बहुत ज्यादा दम दिखता नहीं। वैसे योगी आदित्यनाथ के ही कार्यकाल राज्य में बुलंदशहर में भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जान ले ली थी और सरकार चुप रही थी। सरकार के आला अधिकारी चुप रहे थे। अपराधियों के खिलाफ, भीड़ में शामिल लोगों के खिलाफ अगर पुलिस और सरकार ने कार्रवाई की होती तो आज शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। लेकिन वहां भी सत्ता और सरकार का संरक्षण उन अपराधियों को हासिल था, क्योंकि उनका ताल्लुक दक्षिणपंथी संगठनों से था। क्योंकि जमानत पर छूटकर हत्यारे जब जमानत पर छूटकर बाहर आए तो भाजपा ने उनका किस तरह से महिमा मंडन किया था, स्वागत किया था, मालाएं पहनाए थे, हम सबों ने देखा है। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। हो सकता है कि ये सियासी वजहों से ये केस दर्ज रहा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे को हटवा लिया था, उन्हें निरस्त कर दिया गया था। और जैसा कहा कि मुकदमे तो केशव मौर्य के खिलाफ भी हैं, लेकिन सरकार ने अभी फिलहाल उसे नहीं हटाया है। और अंदर खाने जो बातें चल रही हैं भाजपा में कहा जाता है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में टकराव भी है। तो सियासत के इस घाल मेल में सभी नंगे हैं इस राजनीति के हमाम में, कोई कम कोई ज्यादा। यूपी में अपराधियों की पहुंच सत्य और सियासत में कितनी रही हम तमाम जानते हैं। विकास दुबे एक लौता नहीं है, कई और नाम है जो सियासत का चोला ओढ़े पुलिस से चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं और लगातार खेल रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट किया और कहा कि आप बंदूक, योगी आदित्यनाथ पे हमला किया और कहा कि आप बंदूक की मदद से कानून का शासन नहीं स्थापित कर सकते और न ही सकारात्मक नतीजों के बारे में सोच सकते हैं। दबंग पुलिस की नीति से आप दुबे जैसे लोगों को समझ में पनपने से नहीं रोक पाए। विकास दुबे मामले से पता चलता है कि यूपी सरकार की
ठोक देंगे पॉलिसी राजनीतिक तौर पर बुरी तरह नाकाम रही है। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन पे कभी अभी एक मुकदमा भी राज्य सरकार ने दायर किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, शायद ऐसा हाल 1974 में शिकागो था, वरना और कोई उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, प्रशासन पस्त, अपराधी मस्त, और इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक छोटे छोटे मामलों में, खास के मुसलमानों में, मैंने जो मुसलमानों पर और या फिर भीम आर्मी के चंद्रशेखर पे सरकार ने रासुका लगाने में देर नहीं लगाई। किसी ने पत्थरबाजी की, किसी ने कुछ कोई छोटी मोटी घटना की, और चूंकि वो चाहे दलित हैं या मुसलमान, उन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस ने रासुका लगाने में देर नहीं की। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि विकास दुबे पर रासुका क्यों नहीं लगाया गया। और सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अगर विकास दुबे की जगह कोई इनायत खान, कोई अलीम, कोई हलीम, कोई कलीम होते, तो क्या इसी तरह का रवैया पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय चैनलों का रहा होता। वैसे भी राष्ट्रीय चैनल तो बायस्ड है ही। वो अगर कहीं हथनी को विस्फोट में की हत्या कर दी जाती है विस्फोटक खिला के, तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है। कोई दो साधुओं की हत्या पालघर में हो जाती है तो उद्धव ठाकरे की तस्वीर के साथ सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कोई चैनल नहीं लगा रहा और कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर इनायत खान होता, कलीम होते, हलीम होते, शकूर होते, या इस तरह के कोई यार नाम होता, तो क्या इसी तरह का रवैया पुलिस प्रशासन, सरकार और चैनल का रहता। पहले दिन ही से देश में एक अलग तरह का माहौल होता है, और अब तक न जाने कितने मासूम निर्दोष लोग को पुलिस उठाकर जेलों में बंद कर दिया होता। अब तक न जाने कितने लोगों को अभी तक प्रताड़ित किया जाता है, कहां कहां से उठाया जाता। और चैनल वाले जो राष्ट्रभक्त देशभक्त चैनल है, विकास दुबे की जगह तमाम पता नहीं कहां से उनका लिंक जोड़ा जाता, ISI से लेकर IIS तक, और पता नहीं कौन कौन, दाऊद इब्राहिम से लेकर रऊफ लाला तक, और किससे किससे उसका संबंध जोड़े जाते। कहां से हवाला से पैसा मिला, किस हवाले से पैसा मिला, और कहां उसके तार कहां से जुड़े, इस पे बात होती। और चैनल लगातार 4 दिनों से 5 दिनों से इस पे बहस कर रहा होता है। पैनलिस्ट बिठाए गए होते, राष्ट्रभक्त पैनलिस्ट, कि देखो मुसलमानों ने क्या कर दिया। एक मुसलमान गैंगस्टर ने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। माहौल दूसरा होता है। कितने निर्दोष लोग इसके शिकार होते, कितने मासूम लोगों को उठाया जाता है। 3 दिनों से, यानी जैसा कहा 3-4 दिनों से चैनल इस पे बहस कर रहे होते। पुलिस और प्रशासन का रवैया एक अलग तरह का होता और तूफान खड़ा हो रहता पूरे देश में। माहौल अलग होता और एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की हो जाती। और अगर मुसलमान होते तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापुरी है, इतनी कार्रवाई नहीं होती। या जो आज थाना अध्यक्ष है या जिसपे मुखबरी का आरोप लग रहा, वो भी अगर कोई मुसलमान होता, ब्राह्मण नहीं होता, तो भी उसके खिलाफ इसी तरह की चैनलों पे इसी तरह का प्रोपेगेंडा होता। सरकार उसको अभी तक जेल भेज दिया, जेल में बंद कर दिया होता है सरकार ने। लेकिन अभी तो सब कुछ चंगा सी, क्योंकि उसका नाम कोई खलील, कोई रहमान नहीं है, विकास दुबे है। एक खास तरह की दुर्भावना पूरे देश में है दलितों, मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ। और सच है कि ये दूसरे तरह की कार्रवाई होती। दिल्ली में CA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सक्रियता देखते बनती है। हम देख रहे हैं कि वहां पुलिस किस तरह से काम कर रही है, मजलूमों को उठा रही है, महिलाओं को उठा रही है। और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने CA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उन्हें दिल्ली दंगे का आरोपी बना दे रही है। और
कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने उकसाया वो छुट्टे घूम रहे हैं। गाली देने वाले मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये दोहरा रवैया पुलिस को कानून का है और जाहिर है कि इसके नतीजे भी गलत असर समाज पर पड़ता है। इसका नतीजा भी गलत सामने आता है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के अंदर घुसकर हमला करने वालों की अभी तक तलाश नहीं की। उनके नाम भी सार्वजनिक हुए सोशल मीडिया पर, लेकिन पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है सीए और एनआरसी के खिलाफ कार्रवाई करने वालों की। और जेएनयू के अंदर घुसकर जिन लोगों ने लड़कों को मारा पीटा, जिन बदमाशों गुंडों दंगाइयों ने, उन्हें लेकर पुलिस चुप है। और फिर देखें किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों को लाइब्रेरी के घुसकर पीटा पुलिस ने, उसके वीडियो भी सामने आए कि तो ये दोहरा कानून का दोहरा इस्तेमाल है। मुसलमानों, दलितों, महिलाओं के खिलाफ कानून का इस्तेमाल कुछ और तरीके से होता है और सरकारी संरक्षण में पलने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ कुछ और तरीके से। लेकिन कानून अगर इसी तरह का रवैया अपनाता रहा तो विकास दुबे जैसे लोग पनपेंगे और 8 से ज्यादा पुलिस वालों को भी शहीद कर देंगे। तो सरकार की सेहत पे बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार तो मस्त है, लोग भले त्रस्त हैं। और गुंडों गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार आज कटघरे में खड़ी है, तो सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि विकास दुबे जैसे लोग उसके संरक्षण में फले और फूले हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में 2 तरह का कानून क्यों? दलितों, मुसलमानों, महिलाओं के खिलाफ अलग तरह का कानून और सत्ता से संरक्षण हासिल करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अलग तरह का कानून। अगर ये कानून इसी तरह का काम करेगा तो देश में अराजकता तो फैलेगी। लोग सवाल तो उठाएंगे और सरकार से ही सवाल पूछेंगे। ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर